तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो लेकर आ गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए। और यहाँ से आप लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र जिनका भी पेपर अर्थशास्त्र का है ना, वो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएगा और अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक मान लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस 100% फंसने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, चलिए। समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा और पूर्णांक इसमें आपका 100 नंबर का होने वाला है। और प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे ना, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इसमें सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा। और प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको दिए जाएंगे। जो प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो प्रश्न पत्र आपके लिए पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। और प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक आपके बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 11 से लेकर 18 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर लगभग आपको कितने शब्दों में, 50 शब्दों में देना होगा। और संख्या 19 से लेकर 24 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में आपको देना है। और 25 से लेकर 27 तक आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे, और जिनका उत्तर लगभग आपको 300 शब्दों में आपको देना है। ठीक है ना, और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने आपको दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ सामने आपको दिए रहेंगे। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, यदि कुल उपयोगिता, जो हमारे पास कुल उपयोगिता है, अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता कितनी होगी। अगर कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी, वो हो जाएगी आपकी शून्य। कितनी, 0/0 हो जाएगी। ये आप कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए। मांग की कीमत लोच क्या क्या अभिप्राय है, मांग की कीमत लोच का क्या अभिप्राय है, आपको ये बताना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो क्या होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन आपका होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा को कहा जाता है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की लालसा यानी जिज्ञासा को क्या कहा जाता है, इच्छा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इच्छा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए। जैसे आपको किसी चीज को पाने की लालसा, तो आपकी इच्छा है कि हमें वो चीज मिले। ठीक है, ये आपको उत्पादन फलन, उत्पादन फलन ध्यान दीजिएगा, आगत एवं निर्गत आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगत एवं निर्गत आपका हो जाएगा। मांग का संकुचन होता है, तो ध्यान दीजिएगा, मांग का संकुचन क्या होता है, जब के मध्य, ठीक है ना, मांग, जब किसके मध्य, ध्यान दीजिएगा, मांग का संकुचन ध्यान दीजिएगा के मध्य संबंध व्यक्त करता है। किसके मध्य संबंध व्यक्त करता है, ध्यान दीजिएगा, और संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या करा है, इसको मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास कर, देखिए इस प्रश्न को ऐसे आप नहीं लिखना है। इस प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। कह रहा है कि जब मांग का संकुचन होता है तो ध्यान दीजिए किसके संबंध में कीमत बढ़ जाती है, आपको ये आपको यहाँ पर लिखा होना चाहिए, किसके संबंध में कीमत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधित वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपका जब मांग संकुचन होता है तो किसकी कीमत बढ़ जाती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, जब जब किसी चीज, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जब किसी चीज की मांग बढ़ती है, मांग बढ़ती है, जैसे आप बाजार गए सौदा लेने, कुछ आपने लेने गए। अब आपको खरीदना है आलू, कितना खरीदना है, आलू खरीदना है। और एक दुकानदार के पूरे बाजार में सिर्फ एक दुकानदार के पास वो भी आलू कितनी है, 20 केजी, 20 केजी आलू है। अब वो क्या करेगा, अपनी देखिए मांग, अब देखिए पूरे बाजार में सिर्फ और सिर्फ 20 केजी आलू है। अब उस 20 केजी आलू के लिए लोग बहुत सारे हैं लेने के लिए, तो वो क्या करेगा, इसका दाम ऑटोमेटिक वहाँ बढ़ा देगा। अगर उसकी आलू आलू उसकी 20 रुपए किलो होगी, तो वो डायरेक्ट कर देगा कि मेरी आलू 40 रुपए केजी है, क्योंकि आपकी मजबूरी बन जाएगी वहाँ लेने के लिए, या तो आप वापस चले जाएं। हालांकि इतने बाजार में इतने लोग रहेंगे कि कोई ना कोई आपका जरूर ले लेगा आलू। ठीक है, चलिए ये चीज होता है। राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां आपको बताना है, किसकी, राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां आपको बताना है। पहला आपका उत्पादन हो जाएगा, मतलब कि जैसे उत्पादन कितना हो रहा है, व्यय कितना हो रहा है और आय कितनी हो रही है। तो ये 3 विधियां हैं, इसके आय की गणना कर सकते हैं हम। राष्ट्रीय आय की गणना हमें हमारे भारत में
उत्पादन कितनी चीज़ें का हो रहा है, व्यय क्या क्या हो रहा है और आय कितनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? जो भारत का मौद्रिक संरचना है, ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग और मौद्रिक, बैंक और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक, अब आप जानते हैं आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही क्या करता है, नियंत्रित करता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका अच्छी तरीके से हो जाएगा। मतलब बैंकिंग और मौद्रिक, सही बैंकों का बैंक किसी आरबीआई को कहते हैं ना, तो समझ में आया ना, यही चीज यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। जब सरकार अपनी राजस्व, जो राजस्व उसका है, मान लीजिए आपके पास पूरे खर्च का मान लीजिए 1 लाख रुपए है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए है। अब आय से अधिक खर्च करती है, तब इस अधिक को क्या कहते हैं, मान लीजिए 1 लाख आपके पास बजट है, 1 लाख बजट है, तो अब उस बजट में आप क्या 1,20,000 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी खर्च है ना वो अधिक हो जाएगा। तो वहां पर आपका क्या होता है, 20,000 रुपए का, 20,000 रुपए का आपका क्या हो जाता है, राजकोषीय घाटा आपका हो जाता है। कितने का, 20,000 रुपए का, इसमें से आपका राजकोषीय घाटा हो जाता है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और तब क्या होता है, राजकोषीय घाटा आपका हो जाएगा। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान, किसकी, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान 0.75 हो, तो निवेश गुणक का मान कितना होगा। तो निवेश गुणक का सूत्र क्या होता है, 1/1 माइनस MPC, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान इसका मान रखेंगे, तो 1/1 माइनस का सॉल्व करेंगे तो 0.25, और ऊपर जाएगा देखिए वो 1/0.25, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, 100 जाएगा, और यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 का 4 में कर देंगे भाग, तो 4 आपका आ जाएगा, 25 का 100 में भाग करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। देश के भुगतान संतुलन के, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, देश के भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए आवश्यकता है, वह क्या है, वह क्या है। देखिए, अगर देश के घाटे को संतुलित करना है, आवश्यकता किसकी किसकी होती है, अपने निर्यातों में वृद्धि की आवश्यकता होती है, अपने आयातों में कमी की होती है, अपने मुद्रा का अवमूल्यन होता है, और इनमें से सभी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है, किससे, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करेंगे, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो व्यक्तिगत, किसकी, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्तिगत इकाइयों यानी उपभोक्ता फर्म के व्यवहार, मांग और आपूर्ति के निर्धारण तथा मूल्य निर्धारण का अध्ययन करती है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ये कर दीजिएगा। आदर्शक अर्थशास्त्र क्या है, जो आदर्शक अर्थशास्त्र होता है वह क्या होता है, तो आदर्शक अर्थशास्त्र की बात करेंगे, वह शाखा है जो क्या होना चाहिए जैसे प्रश्नों पर विचार करती है और आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करती है, किसकी, आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करती है। ठीक है ना। ह्रासमान उपयोगिता का नियम क्या है, आपको ये बताना है। तो ह्रासमान उपयोगिता का नियम, यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के, क्या, यह नियम बताता है कि किसी वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। बाजार मांग वक्र क्या है, मतलब जैसे कि बाजार में कोई चीज घट रही है बढ़ रही है, उसके मांग का वक्र क्या है। कभी कोई चीज की डिमांड ज्यादा हो जाती है, जैसे आप होली आ गई, होली आ गई तो बाजार में सब्जियों की डिमांड ज़्यादा होगी, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जैसे कि अगर बाजार गए आप, बाजार में रंगों का डिमांड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ग्राफ क्या होता है, हर एक वस्तु का घटता बढ़ता रहता है। जैसे होली खत्म हुई, रंग का खत्म काम, तो वहाँ पे डिमांड उसकी कम हो जाएगी, तो यही उसकी मांग कम हो जाएगी। ये आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, और ये चीज़ें आपको समझनी है, मतलब कुछ इसमें करना नहीं है आपको। देखिए, बाजार मांग वक्र वह वक्र है जो बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को दर्शाता है। क्या करता है, बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को दर्शाता है। यह वक्र कीमत और मांग के बीच नकारात्मक संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है, नकारात्मक संबंध दिखाता है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, किस पर, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। तो साधन लागत पर जो राष्ट्रीय आय है उस कुल आय का मूल्य है, क्या है, कुल आय का क्या है, मूल्य है, जो किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और
सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए गए सभी साधनों को उनके योगदान के लिए भुगतान किया जाता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। राजस्व घाटा से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो राजस्व घाटा से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। राजस्व घाटा उस स्थिति को कहते हैं जब सरकार का कुल राजस्व व्यय उसके कुल राजस्व आय से अधिक हो जाता है। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी क्या है, आपको ये बताना है। ध्यान दीजिएगा, यह वह स्थिति है जब लोग काम करने के इच्छुक और योग्य होते हैं। क्या होते हैं, काम करने के इच्छुक और योग्य होते हैं, लेकिन उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता। मतलब जैसे कि अब आपकी इच्छा है कि हम काम करें, लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, तब वहां पर क्या होता है, अनैच्छिक बेरोजगारी आपकी होती है। सरकारी बजट क्या है, आपको ये बताना है। सरकारी बजट आपका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सरकारी बजट वह वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो सरकारी बजट है ना, वह वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसमें सरकार अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। किसका किसका, अपनी आय का, अपनी व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। उपयोगिता के संख्यात्मक तथा क्रमवाचक मापों में विभेद कीजिए। किसमें, उपयोगिता के संख्यात्मक तथा क्रमवाचक मापों में विभेद कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, संख्यात्मक माप की बात करेंगे, संख्यात्मक माप को देखेंगे आप लोग। तो उपयोगिता के संख्याओं जैसे 1, 2, 3 के रूप में मापा जाता है। इसे कार्डिनल माप भी कहते हैं। उदाहरण तौर पर पहली वस्तु से 10 यूटिलिटी और दूसरी वस्तु से 8 यूटिलिटी। अब देखिए, जैसे कि अगर आप देखेंगे क्रमवाचक माप, तो उपयोगिता को प्राथमिकताओं के आधार पर क्रम में रखा जाता है। इसे ऑर्डिनल माप कहते हैं। उदाहरण, पहली वस्तु दूसरी से अधिक पसंद है। ठीक है ना। स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु क्या होती है, आपको ये बताना है। तो स्थानापन्न वस्तु वे वस्तु में जो एक दूसरे का विकल्प बन सकती हैं। क्या बन सकती हैं, एक दूसरे का विकल्प बन सकती हैं। जैसे उदाहरण, जैसे चाय और कॉफी। पूरक वस्तु वे वस्तुएं जो एक साथ उपयोग की जाती हैं। ठीक है ना, जैसे कार और पेट्रोल। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। परिवर्तनीय अनुपात के नियम से आप क्या समझते हैं। जो परिवर्तनीय अनुपात आपका हो जाए, क्या, परिवर्तनीय अनुपात। ठीक है ना, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं हम लोग, और अच्छी तरीके से समझिएगा इसको भी। देखिए, यह नियम बताता है कि उत्पादन प्रक्रिया में, किसमें, उत्पादन प्रक्रिया में जब एक या अधिक इनपुट को परिवर्तित किया जाता है, किसको किसको, एक या अधिक इनपुट को परिवर्तित किया जाता है, तो प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है। प्रारंभ में क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, लेकिन एक बिंदु के बाद उत्पादन की दर घटने लगती है। ठीक है, और स्थिर विनिमय दर की व्याख्या आपको करना है। तो स्थिर विनिमय दर वह दर है जिसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा उत्तर एक निश्चित स्तर पर बनाए रखा जाता है। यहाँ पे इसको काट दीजिएगा, ये उत्तर यहाँ से आ गया है ना। बैंक द्वारा, देखिए, स्थिर विनिमय दर वह दर है जिसे सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा एक निश्चित स्तर पर बनाए रखा जाता है। ठीक है, इसे विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये कर दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। चालू खाता एवं पूंजी खाता क्या होता है, आपको ये बताना है। क्या क्या, चालू खाता और पूंजी खाता क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, चालू खाता क्या होता है, यह व्यापार, सेवाओं, आय और अंतरणों से संबंधित होता है। ठीक है ना। पूंजी खाता की बात करेंगे, या पूंजी लेन देन, जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, और पोर्टफोलियो निवेश। पोर्टफोलियो निवेश ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाएगा, से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। प्रत्याशित निवेश क्या है, प्रत्याशित निवेश की बात करते हैं। तो प्रत्याशित निवेश वह निवेश है जो उत्पादक भविष्य के लाभों को ध्यान में रखते हुए करता है। यह योजनाबद्ध और अपेक्षित उत्पादन पर आधारित होता है। किस पर, योजनाबद्ध और अपेक्षित उत्पादन पर आधारित होता है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे, तो चलिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम और उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम, देखिए यह नियम बताता है कि उपभोक्ता
तब संतुलन में होता है जब उसकी आय विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च होती है कि प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता समान हो। उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या: उपभोक्ता की आय सीमित होती है, वह अपनी आय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। जब प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई पर खर्च की गई राशि समान उपयोगिता देती है तब उपभोक्ता संतुलन में होता है। समोत्पाद वक्र और उत्पादक की संस्थिति की बात करेंगे। समोत्पाद वक्र: यह वक्र विभिन्न संयोजकों को दर्शाता है जिसमें समान स्तर का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। उत्पादक की संस्थिति: उत्पादन सीमित संसाधनों के उपयोग से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करता है, इसे बजट रेखा और समुत्पाद वक्र से स्पर्श बिंदु से दिखाया जाता है, ठीक है ना। लागत की व्याख्या आपको करनी है, लागत आखिरकार होती क्या है, ठीक है। तो चलिए लागत को देख लेते हैं, लागत को भी समझ लेते हैं, आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लागत की बात करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, लागत किसी भी कार्य, उत्पादन या सेवा को प्राप्त करने के लिए किए गए व्यय को कहते हैं। यह वह मूल्य है जो किसी चीज को प्राप्त करने के लिए चुकानी पड़ती है। यह धन, समय, प्रयास या अन्य संसाधनों के रूप में हो सकती है। मतलब जैसे कि अगर आप किसी में समय लगा रहे हैं अपना, तब भी आप लागत लगा रहे हैं। यह ध्यान दीजिएगा, अगर किसी चीज में आप प्रयास कर रहे हैं तो आपकी लागत है उसमें। अन्य संसाधनों के रूप में भी उससे आप किसी चीज में आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे आपने गाड़ी खरीदा चलने के लिए, तो वो भी आपकी लागत है, ठीक है ना। तो ये आप अपना समय, अपना धन, अपना प्रयास ऐसी जगह लगाइए जहां से आपको कुछ आउटपुट मिले, ठीक है। तो इसी को कहते हैं। लागत को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे प्रत्यक्ष लागत क्या होता है, जैसे वे लागतें जो सीधे किसी उत्पाद या सेवा से जुड़ी होती हैं, जैसे कच्चा माल, प्रत्यक्ष श्रम आदि आपका हो जाएगा। ये आपका प्रत्यक्ष लागत आपका हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट आपको पैसा वहां देना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष लागत में जैसे वे लागतें जो किसी उत्पाद या सेवा से जुड़ी नहीं होती, जैसे कि किराया हो गया, बिजली हो गया, वेतन हो गया, तो ये अप्रत्यक्ष लागत है, ये आपको देना ही देना पड़ेगा, आपको किराया देना पड़ेगा, बिजली का वेतन देना ही पड़ेगा, ठीक है। और स्थिर लागत होती हैं वे लागतें जो उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ नहीं बदले, जैसे कि मशीनरी हो गया, भवन हो गया। मतलब ये स्त्री, एक बार आपने घर बनवा दिया तो अब आप वो घर आपका खड़ा रहेगा, मतलब उसमें लागत लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि कभी न कभी डेंटिंग पेंटिंग कराना पड़े, वो तो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, ठीक है ना। परिवर्तनीय लागत वे लागतें जो उत्पादन के स्तर के साथ बदल, जैसे कच्चा माल, प्रत्यक्ष श्रम। मतलब जैसे कि उत्पादन के तौर पर बदलती हैं, जैसे कि कच्चा माल हो गया कि माल खत्म हो गया, अब उत्पादन के लिए जरूरत है तो आपको और लाना पड़ेगा। अवसर लागत किसी विकल्प को चुनने के लिए त्याग किए गए सबसे अच्छे विकल्प का मूल्य, ठीक है, अवसर लागत आपका हो जाएगा। लागत का महत्व: लागत का किसी भी व्यवसाय या व्यक्ति के लिए बहुत महत्व होता है। यह निर्णय लेने, मूल्य निर्धारण और लाभदायकता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। निर्णय लेना की बात करेंगे, लागत का विश्लेषण करके व्यवसाय निर्माण ले सकते हैं कि कौन से उत्पाद या सेवाएं उत्पादित की जाएं, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए और किस कीमत पर बेचा जाए, ठीक है ना। मूल्य निर्धारण की बात करेंगे, लागत को ध्यान में रखकर व्यवसाय अपने उत्पादों या सेवाओं का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं ताकि वे लाभ कमा सकें, ठीक है ना। लाभदायकता का मूल्यांकन: लागत का विश्लेषण करके व्यवसाय यह निर्धारित कर सकते हैं कि वे लाभदायक या लाभदायक है या नहीं और अपने व्यवसाय को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण तौर पर मान लीजिए कि आप एक मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, आपके लिए लागत में शामिल होंगे प्रत्यक्ष लागत, मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल जैसे स्क्रीन, बैटरी, प्रत्यक्ष श्रम जैसे असेंबली वर्कर। अप्रत्यक्ष लागत में आपका क्या हो जाएगा, कारखाने का किराया, बिजली का बिल, प्रबंधन का वेतन। स्थिर लागत में मशीनरी और भवन आपका हो जाएगा। परिवर्तनीय लागत में उत्पादित मोबाइल फ़ोन की संख्या के अनुसार बदलने वाली लागतें जैसे कच्चा माल आपका हो जाएगा। संक्षेप में, लागत किसी भी आर्थिक गतिविधि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह निर्णय लेने, मूल्य निर्धारण और लाभदायकता का मूल्यांकन करने में मदद करता है। अथवा में साख सृजन और साख नियंत्रण क्या है, तो वाणिज्यिक बैंक प्रारंभिक जमा को कई गुना बढ़ाकर ऋण और अग्रिमों के रूप में वितरित करते हैं, इसे साख सृजन कहते हैं। साख नियंत्रण के उपाय: मौद्रिक नीति: केंद्रीय बैंक ब्याज दरों और नकद आरक्षित अनुपात CRR को नियंत्रित करता है।
खुला बाजार संचालन, सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री से साख नियंत्रित होती है। नैतिक दबाव, बैंकों को कर्ज देने के मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सीमांत अस्थायी सुविधा, बैंकों को अल्पकालिक निधि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण संबंध, तो राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। राष्ट्रीय आय किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है। आर्थिक कल्याण संबंध, राष्ट्रीय आय बढ़ने पर कल्याण, उच्च राष्ट्रीय आय से लोगों की आय और क्रय शक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन स्तर सुधरता है। आय वितरण, समान आय वितरण से कल्याण अधिक होता है। गैर आर्थिक कारक, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे कारक भी कल्याण को प्रभावित करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के दो प्रमुख क्षेत्र हैं, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र देखेंगे, अध्ययन का विषय। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की छोटी इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म या उद्योग का अध्ययन करता है। फोकस यहाँ व्यक्तिगत निर्णयों, कीमतों, उत्पादन और उपभोग पर केंद्रित होता है। उदाहरण तौर पर यहाँ विशिष्ट कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत, एक उपभोक्ता द्वारा किसी विशेष वस्तु की मांग आदि आपका हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र ध्यान दीजिएगा, अध्ययन का विषय। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। फोकस यहाँ राष्ट्रीय आय, रोजगार, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि जैसे समग्र आर्थिक चरों पर केंद्रित होता है। उदाहरण तौर पर देखिए, एक देश की बेरोजगारी दर, एक देश की कुल उत्पादन, मुद्रास्फीति की दर आदि आपका हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में चाय की कीमत का निर्धारण, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका फुल सोल्यूशन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।